लाखों लोग फंसे हुए हैं RVNL में। आज एक शॉर्ट 2 से 3 मिनट के अंदर इसका एनालिसिस करके देखते हैं। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 241 प्राइस है, हाई 406 का लगाया है, 2322 का लो लगाया है, तो अपने लो के ही थोड़ा पास में ही है, 10% ऊपर। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 57 है, मतलब कि 57 साल लगेंगे इसको पूरा 241 रुपया कमाने में। करंट रेट से बात कर रहा हूँ। बुक वैल्यू 47 है, इसका मतलब 5 गुना ज़्यादा महंगी है कंपनी हमरे रियल वैल्यू से, मतलब उसके बुक से। तो इतना प्रीमियम काहे का मालूम नहीं है। ROC 10% और ROE 9%, कुछ बहुत नाइंसाफ़ी है। आगे देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी ओके, एसेट्स ओके, बुक वैल्यू 5 का मैंने पहले बताया, 5 गुना महंगी है कंपनी। सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% का है करंट ईयर में, और 5 साल का सिर्फ 5% से, और 3 साल का 0.21, मतलब कहीं कोई ग्रोथ नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव है मींस निगेटिव है 5 साल से। और क्यों स्टॉक को इतना ऊपर लेके गए पता नहीं। ROE 5 साल का 15, 3 साल का एवरेज है 13 और अभी 9, मतलब ROE कंटिन्यू नीचे जा रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 55 रुपये है, मतलब ये 55 रुपये के रेट पे स्टॉक अगर मिलता है तो अच्छी बाइंग कही जा सकती है। ये एक तरीका होता है स्टॉक को खरीदने का। कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे लोग स्टॉक को भी बाय करते हैं। और बाकी और इंटरप्राइज वैल्यू 54,668, मतलब 4,000 करोड़ का कुछ कर्ज है कंपनी के ऊपर। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं देखता हूँ। PEG रेशियो निगेटिव है, मतलब कंपनी बहुत ही महंगी है। अब सीधा 10 साल के देखिए 10 साल के रेट से चले जाते हैं तो ये 18-20 पीस का स्टॉक सीधा 600 रुपये गया, क्यों गया पता नहीं। अब ये देखिए पूरा ये 2-3-4 साल तक कंपनी सिर्फ 5 से 6-7 की प्राइस टू अर्निंग पे बिकती थी, फिर इसको इतना महंगा क्यों कर दिया। 80 और 90 के PE तक लेके गए, अभी भी ये 50-60 के PE के बीच में चल रहा है। मालूम नहीं इन द सेंस के पूरा रिटेल ड्रिवन है स्टॉक, कहीं कोई ग्रोथ नहीं है 2023 में से लेके। चलो मैं ईयरली देखता हूँ क्वार्टर में क्या है। 2015 में 3100 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी अभी 20,000 करोड़ की बिजनेस कर रही है, लेकिन EPS में जब हम इसको देखेंगे तो लगभग 1.5 रुपये कमाने वाली 2 रुपये EPS है, और अभी भी EPS सिर्फ डबल हुआ है। कितना साल में? 11 साल में सिर्फ EPS डबल हुआ है, तो कोई ग्रोथ नहीं है। अब सीधा हम स्कैनर पे इसका 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 7% है, एवरेज सेल्स ग्रोथ 10 साल का 16% है, लेकिन स्टार्टिंग मतलब अर्ली डेज में इसमें थोड़ी ग्रोथ थी, उसके बाद ग्रोथ चली गई। तो ROE भी कम होता गया है, 16, 14, 9। और स्टॉक का प्राइस तो 10 साल का कंपनी का डेटा है, लेकिन शायद स्टॉक कोविड के टाइम पे ही लिस्ट हुआ है, मतलब 16-17 में ही रहेगा फिर हो गए। स्टॉक प्राइस 5 साल के हिसाब से इतना भागा है, 1 साल में 40% डाउन है। तो नेट अगर पूरा कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी, चलो फंड तो रेज नहीं किया है उन्होंने कोई। रिजर्व कंपनी के पास थोड़ा बढ़े हैं जरूर, 15 से लगभग 6-7 गुना, और कर्ज सिर्फ डबल हुआ है, यहाँ तक ठीक है। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश तो कंपनी का आ रहा है, इस बार का कुछ प्रॉब्लम है, कैश नहीं आया कंपनी के पास। रिसीवेबल्स काफ़ी बढ़ गए, कंपनी के पैसे अटके पड़े हैं। इन्वेंट्री थोड़ी ही है, कुछ खास नहीं है। पेबल है जो है सो। उसके बाद इन्वेस्टिंग कोई नई की नहीं है, जिससे पैसा तो कोई नया बिजनेस में डाला दिख नहीं रहा है। नियर में कोई 23 में कुछ रहेगा मेरे ख्याल, 24 में ओके। और नेट कैश फ्लो अभी ये साल निगेटिव हो गया, फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव हो गया ओके। नेट आते हैं डिप्टर डेज, ओ गॉड ये बढ़ के 96 हो गए हैं, बहुत खतरनाक है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी बढ़ गया है, वर्किंग कैपिटल डेज भी बढ़ गया है कि, और उसके बाद ROCE कम हो गया है। तो नेट पूरा देखें तो कंपनी में कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आता है। FI फिर भी पैसा डाल के बैठे हैं, पूरा बेच रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं बेचा मालूम नहीं। DI सिर्फ हमारी LIC बैठी है। LIC को तो मालूम है ना, अभी उन्होंने मेहता बंधुओं को भी पैसा दिया था राजेश एक्सपोर्ट में, काफ़ी गिरगिरी भी हुई उनकी, उसकी अलग कहानी कभी बाद में बात करेंगे। तो टोटल नेट इसमें देखेंगे तो 22-21 लाख इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो ये सारी कहानी है। बाकी अब इसका आगे का फ्यूचर कैसा है, गाइडेंस क्या है, क्या होगा पता नहीं, पर मुझे वो सब देखने के लिए ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा पूरा 10 पन्ने का, फिर उसका समझ में आएगा। लेकिन नेट मुझे ये कंपनी अभी कोई भी किसी काम की नहीं नज़र आ रही है। बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा। थैंक यू।